हेलो स्टूडेंट्स। डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं समाजशास्त्र की कक्षा में। आज से हम समाजशास्त्र की नई कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये जो नई कक्षा है ये एमपीपीएससी मेंस की नहीं है, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस समाजशास्त्र ऑलरेडी चल ही रहा है जैसा कि आप लोगों को पता है। हम अपने इस चैनल से समाजशास्त्र में एमपीपीएससी के थ्रू जो सेट की परीक्षा होती है और एपी की परीक्षा होती है वो, और साथ ही साथ नेट की जो परीक्षा होती है उसकी नवीन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों को जानकारी है अच्छे से कि एमपीपीएससी ने अभी कुछ दिन पहले ही सूचना निकाली थी, नोटिफिकेशन निकाला था, और उस नोटिफिकेशन में सेट की जो डेट्स हैं वो उठा करके 15 दिसंबर को रख दी है, और सेट पर जितने भी विषय हैं उन सभी की परीक्षा 15 दिसंबर को होनी है। और उसी में आपका समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के साथ साथ कौन सा विषय, समाज कार्य, ये दोनों 15 दिसंबर को होगी। और इस बार जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है या नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार सेट का जो पेपर होगा 15 दिसंबर को वो समाजशास्त्र और समाज कार्य दोनों के लिए एक ही पेपर होगा, और वो जो पेपर होगा वो समाजशास्त्र विषय का होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन्होंने एमए सोशलॉजी कर रखा है वो तो सोशलॉजी का पेपर देंगे ही सही सेट के लिए, लेकिन जिन्होंने एमएसडब्ल्यू कर रखा है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उनके लिए भी इस वर्ष समाजशास्त्र का ही पेपर होने वाला है। पिछली बार जो पेपर हुआ था सेट का उसमें एमएसडब्ल्यू वालों के लिए अलग से पेपर हुआ था। नेट में भी एमएसडब्ल्यू के लिए अलग से पेपर होता है, लेकिन एमपीपीएससी ने इस बार समाज कार्य और समाजशास्त्र दोनों के लिए ही एक ही पेपर रखा है, और वो पेपर है समाजशास्त्र। यानी एमएसडब्ल्यू वालों को अब क्या करना पड़ेगा, अब सोशलॉजी का जो सेट का सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एमएसडब्ल्यू एक व्यवहारिक विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है किसका, सोशलॉजी का, और समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है। तो समाजशास्त्र में जो एमएसडब्ल्यू के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरे सिद्धांत भी पढ़ना है। जो समाजशास्त्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर सिद्धांत पढ़ना ही है। देखिए क्या होता है, हम एमएसडब्ल्यू कर लें और चाहे एमए कर लें सोशलॉजी से, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एमए कर रहे हैं, एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं, तो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है। यानी ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करते हैं, उनको रट लेते हैं और उनको जा कर के लिख देते हैं, और वहाँ ओवरऑल एक आंसर चेक होता है और उसी के बिहाफ पर नंबर हमको मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तो सेट ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है, और सेट में आपको बहुत बारीक जानकारी होना आवश्यक है। यानी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों की जानकारी होना भी आवश्यक है। इसलिए एम ए या एम एस डब्ल्यू करने के बाद जब आप सेट की तैयारी करते हैं तब आपको उस विषय के सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। अब इसके लिए आप पुराने पेपर्स उठा लें सेट के और नेट के सोशलॉजी के, ठीक है। और बुक्स भी आती हैं जो पीवाईक्यूज हैं जिसमें ओल्ड पेपर्स हैं, सॉल्व है, ठीक है। घटना चक्र की आती है, यूथ कंपटीशन की आती है, और आपको सोशलॉजी की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट करना है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो जिन लोगों को भी सेट में बुक्स देखना है कि कौन कौन सी बुक से तैयारी करना है हमको, वो मेरा पुराना वीडियो जा करके देख सकते हैं यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर। सेट सोशलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें कई सारी बुक से तैयारी करना पड़ती है, किसी एक बुक से काम नहीं चलता है। क्योंकि आपका जो पेपर है वो है 15 दिसंबर को, और इस पैटर्न पर देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास 3 महीने ही हैं लगभग, ठीक है। तो 15 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी वो बहुत फास्ट तैयारी करना पड़ेगी। तो उसी के संदर्भ में आज से अपने चैनल पर नवीन कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, और वो सेट
को पॉइंट ऑफ व्यू भी अभी हाल फिलहाल जो हम रखेंगे सेट का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, साथ ही साथ एपी और जो नेट है नेट के बारे में भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं लास्ट जो मेरा वीडियो था मैंने उसमें आपका पूरा सिलेबस और बुक्स डिटेल में बता दी थी। हम जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 1 में है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत में टोटल 5 कहना चाहिए कि पार्ट हैं, इसके यूनिट 1 के 5 पार्ट हैं। देखिए क्या होता है कि समाजशास्त्र में सबसे पहली आवश्यकता ये पड़ती है कि आप समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांतों को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है ना, इन सिद्धांतों को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप समाजशास्त्र को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और समाजशास्त्र का कोई भी प्रश्न भले ही वो कहीं से आ रहा है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। तो समाजशास्त्र में अलग अलग सिद्धांतों से जुड़े हुए अलग अलग यहाँ पे समाजशास्त्री हैं, बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिसमें कुछ शास्त्रीय परंपरा वाले यानी पुराने समाजशास्त्री हैं, इसके अलावा उत्तर आधुनिकता यानी आधुनिक समाजशास्त्री हैं और भारतीय चिंतक भी हैं। भारतीय चिंतक MPPSC में भी पढ़ते हैं हम, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कक्षाएं अपनी प्रारंभ करेंगे। ठीक, जो समाजशास्त्री चिंतक होते हैं या समाजशास्त्री जो विचारक होते हैं, आप यदि ओल्ड पेपर्स देखेंगे PYQs देखेंगे तो उनका जो परसेंटेज है समाजशास्त्री विचारकों का पूछने का, चाहे वो किसी की डेफिनेशन आ जाए या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे संबंधित कोई भी अवधारणा पूछने में आती है, चाहे वो दुर्खीम की है, चाहे वेबर की है, चाहे मार्टिन की है, चाहे कार्ल मार्क्स की है, चाहे मिशेल फुको की है, एंथोनी गिडेंस की है, महात्मा गांधी, इरावती कर्वे, MN श्रीनिवास, SC दुबे, ये जितने भी समाजशास्त्री हैं पश्चिमी और भारतीय, इनसे जुड़े हुए प्रश्न ही सबसे ज़्यादा पूछने में आते हैं। तो यदि आपने समाजशास्त्री सिद्धांत बेहतर तरीके से समझ लिए तो क्या रहेगा, आप समाजशास्त्र को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बाकी तो समाजशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं वो बहुत मूलभूत अवधारणाएं हैं, तो उनको हम बाद में उठाएंगे। ये जो पार्ट है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसमें आपको थोड़ा सा समय भी लगेगा और आपने यदि इसको समझ लिया तो आप पूरा समाजशास्त्र समझ गए, आप ये मान करके चलिए। तो हम जो उठाएंगे वो समाजशास्त्री परंपराओं में जो शास्त्रीय परंपरा है वहाँ से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जो शास्त्रीय परंपरा है पार्ट 1 उसमें 3 विचारक हैं। कौन कौन से हैं? माइल दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। यानी हालांकि इसमें अगस्त MP का जो सेट का सिलेबस है उसमें अगस्त काम्टे को नहीं दिया गया है, समाजशास्त्र का जो प्रारंभ होता है वो अगस्त काम्टे से ही होता है, लेकिन चूंकि आपको यहाँ पर सेट में 3 विचारक दिए हैं, दुर्खीम, वेबर और मार्क्स, ये समाजशास्त्र के एक कहना चाहिए कि फाउंडर आप बोल सकते हैं। जैसे जो दुर्खीम थे, समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था इन्होंने। जैसे हम ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का पिता बोला जाता है और समाजशास्त्र का वास्तविक पिता किसको बोला जाता है, वो दुर्खीम को बोला जाता है, क्योंकि सोशलॉजी में पहले जो रिसर्च किया था, पहले जो प्रोफेसर, वो किसको बोला जाता है, दुर्खीम को बोला जाता है। पहली जो PhD करी थी वो दुर्खीम ने ही समाजशास्त्र में की थी। मैक्स वेबर ने आधुनिक समाजशास्त्र में लेकर के जैसे नौकरशाही, सत्ता, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा करी थी। मार्क्स का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और मार्क्स को हम समाजशास्त्र के अलावा राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं, इसके अलावा दर्शन शास्त्र में भी कार्ल मार्क्स को हम पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में भी कार्ल मार्क्स को पढ़ा जाता है, वेबर को भी पढ़ा जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रोधा हैं किसके, समाजशास्त्र के। यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पर ये जो विचारक हैं, जितने भी विचारक हैं, इनको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें आपको फैक्चुअल तरीके से आपको याद करना पड़ जाएंगी। जैसे कि यदि बात की जाए कि फैक्ट में तो पहली बात तो इनकी जो अवधारणाएं हैं, कोई भी समाजशास्त्री विचारक है उसने जो भी अवधारणाएं दी हैं उन अवधारणाओं को आपको याद करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या है, इनकी जो बुक्स हैं, जैसे वेबर ने, दुर्खीम ने, मार्क्स ने जो बुक्स लिखी हुई हैं,
या कोई भी विचारक है उसने जो बुक्स लिखी हुई हैं वो बुक्स याद करना है। साथ ही साथ क्या करना है, आपको इनके स्टेटमेंट याद रखना है, परिभाषा और कथन भी याद रखना पड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहना चाहिए, जैसे कथन से मतलब जैसे मार्क्स का जो कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की अपेक्षा एक वर्ग प्राणी अधिक है। ठीक है, इस प्रकार के कथन या दुर्खीम के कथन है कि समाज ही धर्म है, तो इस प्रकार के जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो आपको याद रखना पड़ जाएगा। परिभाषाएं भी इन्होंने अलग अलग तरीके से दी हैं, वो भी आपको याद रखना पड़ जाएगी। तो ये कहना चाहिए कि फैक्चुअल पार्ट है, याद रखने वाला पार्ट है। इसके अलावा इनके कई सारे सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को हमको थोड़ा सा क्या है डिटेल में समझना आवश्यक है, और हम महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। जैसे दुर्खीम की यदि हम बात करें, दुर्खीम, तो दुर्खीम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें हम क्या क्या देखेंगे। नंबर एक, सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट। दुर्खीम क्या करते हैं, दुर्खीम तथ्य के साथ साथ सामाजिक तथ्य की भी चर्चा करते हैं। सामाजिक तथ्य से ही जुड़ा हुआ क्या है, सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा दुर्खीम का पद्धतिशास्त्र, पद्धतिशास्त्र से मतलब क्या हो जाता है कि दुर्खीम ने जो अध्ययन किया था, ठीक है, उनकी अध्ययन पद्धति क्या थी, तो उनकी जो अध्ययन पद्धति थी वो क्या थी, प्रत्यक्षवादी अध्ययन पद्धति। इसको हमको डिटेल में देखना है। इसके अलावा सामाजिक एकता तथा यांत्रिक और सावयवी एकता, यानी एक्चुअली क्या है, सामाजिक एकता में दुर्खीम दो प्रकार की एकता बताते हैं समाज के अंदर, के एक प्रकार की एकता होती है यांत्रिक और दूसरे प्रकार की एकता कैसे होती है, सावयवी एकता। एक प्राचीन समाज के साथ यानी जनजातीय समाज के साथ जुड़ती है यांत्रिक एकता, और आधुनिक समाज के साथ क्या जुड़ती है, सावयवी एकता। इसके अलावा दुर्खीम ने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है कि समाज में श्रम विभाजन का जो रूप है वो किस प्रकार का है, यानी उसका जो परंपरागत रूप था, प्राचीन काल में जो रूप था वो कैसा था, आधुनिक समाज में रूप कैसा है श्रम विभाजन का। इसके अलावा दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है। देखिए, दुर्खीम जब आप पढ़ेंगे तो दुर्खीम पढ़ते समय आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि दुर्खीम किसी भी कार्य के लिए हमेशा क्या करते हैं, समाज को ही महत्व देते हैं। कोई भी इनका सिद्धांत है, दुर्खीम के जितने भी आप सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें ये व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देते हैं। धर्म का सामाजिक सिद्धांत, इसका मतलब ये है कि दुर्खीम ने धर्म के लिए समाज को ही उत्तरदायी माना है, यानी धर्म का जो विकास हुआ है उसके लिए समाज को वो उत्तरदायी बनते हैं कि समाज ने ही धर्म का निर्माण किया है। स्वर्ग और नर्क का निर्माण भी किसने किया है, समाज ने ही किया है। इसके अलावा दुर्खीम का विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है, आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत है, और दुर्खीम आत्महत्या को लेकर के समाज को फिर से उत्तरदायी मानते हैं। दुर्खीम के पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो आत्महत्या के लिए व्यक्ति स्वयं को उत्तरदायी मानते थे कि व्यक्ति अपने स्वयं के कारणों से क्या करता है, आत्महत्या करता है। लेकिन दुर्खीम पहले ऐसे आए जिन्होंने क्या किया, सामाजिक सिद्धांत, यानी कि तुर्कीम का ये कहना है कि समाज व्यक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा नैतिक दबाव डाल देता है कि व्यक्ति क्या करने लगता है, व्यक्ति आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है और अंत में आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा तुर्कीम ने अप्रतिमानता यानी एनोमी, यानी जब नियम कानूनों का प्रभाव, यानी जो प्रतिमान है, समाज के जो प्रतिमान है उनका प्रभाव पूरी तरीके से क्या हो जाए, नगण्य हो जाए, लोगों में विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दुर्खीम उस स्थिति को क्या बोलते हैं, अप्रतिमानता या एनोमी के नाम से बोलते हैं, और दुर्खीम बोलते हैं एनोमी कंडीशन में लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होने लगते हैं। तो ये एनोमी की जो थ्योरी है दुर्खीम की, ये भी बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है। तो ये इतने सारे सिद्धांत हमको किसके बारे में पढ़ना है, दुर्खीम के बारे में पढ़ना है, ये डिटेल में पढ़ना है हमको। ये तो मैंने आपको बस एक ये बता रहा हूँ मैं कि हमें इतनी इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा डिटेल में जा करके पढ़ना पड़ जाएगा। दुर्खीम के बाद मैक्स वेबर आते हैं, और मैक्स वेबर में हमको क्या क्या पढ़ना है, मैक्स वेबर का पद्धतिशास्त्र
यानी मैक्स वेबर की अध्ययन की पद्धति। देखिए वेबर की जो अध्ययन की पद्धति है वो क्या है, दुर्खीम की अध्ययन की पद्धति से जस्ट अपोजिट है। और वेबर क्या करते हैं, समाज में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे दुर्खीम समाज को महत्व देते हैं, ऐसे ही वेबर क्या करते हैं, व्यक्ति को महत्व देते हैं। इसके अलावा आदर्श प्रारूप, मैक्स वेबर ने क्या किया था, मैक्स वेबर ने समाज की रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक आइडियल टाइप की एक, उन्होंने कहना चाहिए कि निर्माण कर लिया था वेबर ने, कि हर एक कि कोई भी एस्पेक्ट होता है समाज का, उसका आपको यदि वैल्यूशन करना है तो उसके लिए आपको एक आदर्श प्रारूप निर्मित कर लेना चाहिए। और उसी आदर्श प्रारूप के आधार पर ही क्या है, हम समाज का अध्ययन कर सकते हैं। तो आदर्श प्रारूप एक्चुअली मैक्स वेबर के पद्धति शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। इसके अलावा सामाजिक क्रिया की अवधारणा, सोशल एक्शन थ्योरी, मैक्स वेबर की काफ़ी प्रसिद्ध थ्योरी है। सामाजिक क्रिया की अवधारणा मैक्स वेबर, और उसके बाद आप जब टैलकॉट पार्सन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सामाजिक क्रिया की अवधारणा आपको मिलेगी। तो वेबर और पार्सन्स की जो सामाजिक क्रिया की थ्योरी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछने में आते हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग की भी चर्चा करी है, और ये कार्ल मार्क्स का जो वर्ग की अवधारणा है उससे थोड़ा सा हट करके चर्चा करते हैं। मार्क्स के विचारों को उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं वर्ग की अवधारणा में, और ये स्वयं के विचारों को भी उसमें सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा मैक्स वेबर में, मैक्स वेबर के कुछ राजनीतिक विचार हैं जो समाजशास्त्र में भी हम पढ़ते हैं, और समाजशास्त्र के साथ साथ क्या है, राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। एमपीपीएससी का पुराना सिलेबस जो लोक प्रशासन का था उसमें भी इनको पढ़ा जाता है। जैसे सत्ता यानी कि अथॉरिटी, ठीक है, सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर की है, ये एक राजनीतिक अवधारणा है। उसके वर्गीकरण भी हैं, सत्ता के कितने प्रकार की सत्ता होती है समाज में लोगों के पास। इसके अलावा मैक्स वेबर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, जो पूरे विश्व को, पूरे समाज को सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और वो क्या है, वेबर ने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की अवधारणा दी थी। वेबर की अवधारणा की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई है, लेकिन नौकरशाही का परंपरागत संस्थापक किसको मानते हैं हम, मैक्स वेबर को ही माना जाता है। इसके अलावा मैक्स वेबर ने धर्म के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, और उस धर्म को प्रोटेस्टेंट एथिक्स के साथ जोड़ करके दिया था। प्रोटेस्टेंट धर्म जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में दो प्रकार के कहना चाहिए कि पंथ होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होता है और दूसरा क्या हो जाता है, कैथोलिक हो जाता है। तो जो कैथोलिक पंथ के लोग हैं वो रूढ़िवादी हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग या प्रोटेस्टेंट पंथ के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, आधुनिक तर्कसंगत विचारों के लोग होते हैं। तो वेबर ने ये यूरोप में अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये बताया था कि यूरोप में पूंजीवाद जो आया है उसके पीछे जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन है उसके जो एथिक्स हैं, एथिक्स से मतलब उसकी जो नैतिकता है, उस नैतिकता के चलते ही, उसके जो नियम कानून है उसके चलते ही यूरोप में पूंजीवाद का जन्म हो गया था। तो वेबर की इतनी सारी थ्योरीज काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा शास्त्रीय विचारक में जो तीसरे नंबर के विचारक हैं वो कौन है, विश्व के जाने माने विचारक कौन, कार्ल मार्क्स, जिनको लेकर के आज भी चर्चाएं चलती रहती हैं। मार्क्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स जब भी आप पढ़ें तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्क्स कैसे विचारक हैं, भौतिकवादी व्याख्या करते हैं, वास्तविक व्याख्या करते हैं, ये आदर्शात्मक व्याख्या नहीं करते हैं। और मार्क्स ने क्या किया है, भौतिक तत्व को ही क्या किया, अपने सारे विचारों में इंपॉर्टेंस दी है। तो द्वंद्व, द्वंद्व के आधार पर भौतिकवादी व्याख्या यानी द्वंद्व की भौतिकवादी व्याख्या मार्क्स ने करी है, उसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत मार्क्स का काफी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी मार्क्स ने इतिहास की जो व्याख्या करी है वो नए संदर्भ में करी है। कौन से संदर्भ में, भौतिकवादी संदर्भ में, यानी जो वास्तविक परिस्थितियां हैं समाज की, उत्पादन की पद्धति के आधार पर इतिहास की मार्क्स व्याख्या करते हैं। वो केवल राजा महाराजाओं युद्ध वाली व्याख्या मार्क्स नहीं करते। इसके अलावा युगों की भौतिकवादी व्याख्या, ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो अलग अलग, मार्क्स बोलते हैं अलग अलग युग आते हैं
और उत्पादन पद्धति में जैसे ही परिवर्तन होता है, युग भी बदल जाता है। जैसे सामंतवादी समाज से आपका पूंजीवादी समाज आ गया। तो ये युगों की भौतिकवादी व्याख्या मार्क्स के द्वारा की गई है। इसके अलावा मार्क्स में जो मार्क्स की थ्योरी है उसमें अधिसंरचना और अधोसंरचना, ये दो प्रकार की आपको कहना चाहिए कि कंसेप्ट मिलेगा। और मार्क्स अधिसंरचना यानी कि आर्थिक संरचना महत्वपूर्ण संरचना मानते हैं, और बाकी सब कुछ क्या रखते हैं, अधोसंरचना में रखते हैं। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ये सब अधोसंरचना का हिस्सा मानते हैं। और अधिसंरचना का हिस्सा केवल आर्थिक व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि मार्क्स ने अपने पूरे विचारों में आर्थिक जो घटना है या जो आर्थिक कहना चाहिए कि आधार है, उसको ही सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो अधिसंरचना अधोसंरचना के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मार्क्स का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो पूंजीवादी समाज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूंजीवादी समाज में पूंजीपति और श्रमिक के बीच में ये जुड़ा हुआ है अतिरिक्त मूल्य, कि किस प्रकार से पूंजीपति श्रमिक से एक्स्ट्रा लेबर कराता है, पैसा नहीं देता है उसको, और प्रॉफिट को जनरेट कर लेता है। ये सिद्धांत क्या कहलाता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहलाता है। और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ क्या है, वर्ग। वर्ग की व्याख्या मैंने आपको बताया था, मार्क्स की वर्ग की व्याख्या पूरी तरीके से आर्थिक है, जबकि जो वेबर हैं, वेबर आर्थिक के साथ साथ वर्ग की जो दूसरी व्याख्या है सामाजिक आधारों पर भी वेबर करते हैं। तो मार्क्स की जो वर्ग की व्याख्या है, यहाँ पढ़ना है कि मार्क्स आखिर वर्ग किस प्रकार से बताते हैं। और वर्ग जैसे ही आ जाते हैं तो मार्क्स बोलते हैं कि वर्ग आ गया तो वर्ग संघर्ष भी उत्पन्न हो ही जाता है, हमेशा ही होता है। आज तक का इतिहास मार्क्स बोलते हैं कि वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। ये जो वर्ग हैं, इन्होंने कभी सामने आकर के और कभी पीठ पीछे हमेशा ही क्या किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से केवल और केवल क्या किया है, संघर्ष किया है। आज भी वो सब वर्ग संघर्ष जारी है यदि हम देखें तो। ये पूरे विचार किसके हैं, मार्क्स के विचार हैं। तो दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, ये तीनों के जो मैंने अभी आपको महत्वपूर्ण विचार जल्दी जल्दी बता दिए हैं, ये केवल मैंने आपको बताया है कि इनको हम डिटेल में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कहना चाहिए कि समझना ज़्यादा है। आपने यदि विचार समझ लिया तो जो प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव, उसमें आप उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सही तरीके से डील कर लेंगे। जो MSW के विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि MSW में ये सब सारी चीज़ें नहीं है। और चूंकि इस बार आपको पेपर देना ही है समाजशास्त्र का, तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट लेक्चर से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम उठाएंगे क्या, दुर्खीम। सबसे पहले विचारक आपके सिलेबस में दुर्खीम दिए हैं, तो दुर्खीम के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें क्या क्या उन्होंने बताया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या आपके जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, ये सब मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेल में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जो इसके पुराना वाला वीडियो है, जैसा मैंने आपको बताया था, आप उसको देख लें। समाजशास्त्र की जो पुस्तकें हैं उसको आप परचेस कर लें और उसको फिर जल्दी जल्दी तैयारी करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो सेट का पेपर होगा, सेट के पेपर के नेक्स्ट ईयर यदि हम बात करेंगे ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी श्योर आ जाएगी और वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से जल्दी। तब तक आप अपने समाजशास्त्र की तैयारी प्रारंभ कर दें। ऑल द बेस्ट।